वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम बात करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा था एसिडिटी और बेसिसिटी। ठीक है, उसमें हमने कुछ एग्जांपल किए थे एसिडिटी के कि किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हम एसिडिक स्ट्रेंथ अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसके कुछ कंसेप्ट थे, उन कंसेप्ट को हमने पढ़ा था और उस कंसेप्ट को हमने कई सारे एग्जांपल लेके अप्लाई करके उनकी रिलेटिव जो एसिडिटी थी उसको भी हमने डिटरमाइन करके देखा था। तो आज हम उसी टॉपिक को थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं, एसिडिटी। ओके, तो उसी टॉपिक में एक हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एसिडिटी जो होती है, एसिडिटी is proportional to electronegativity of atom। यानी कि हम पीरियोडिक टेबल में अगर एटम्स की एलिमेंट्स की बात करें, ठीक है, इन पीरियोडिक टेबल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट the acidity increases। यानी कि हम अगर पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है, तो लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर जो मॉलिक्यूल्स की एसिडिटी होती है वो बच्चों क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसका रीज़न क्या होता है, ड्यू टू द इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इंक्रीज होने से उनकी एसिडिटी भी क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है। जैसे हम एग्जांपल लें CH4, ओके, NH3, H2O एंड HF। तो इस केस में हम देखें कार्बन से फ्लोरीन जाते हैं, तो ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो व्हेन वी मूव कार्बन टू फ्लोरीन यानी लेफ़्ट टू राइट अपन मूव कर रहे हैं, तो लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर क्या होगा, एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बच्चों वो बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ती है तो एसिडिटी भी इनकी क्या होगी बच्चों, वो भी इंक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू रिलेशन बिटवीन द नेगेटिविटी ऑफ एटम एंड एसिडिटी। तो इन चारों एग्जाम्पल में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा वो कौन सा होगा, HF होगा। ओके, तो ये इनका एक ऑर्डर रहता है। तो HF इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड अमंग देम। इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा, HF। HF इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड। ओके बच्चों, इसका एक रीज़न ये भी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो है, लेकिन एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जब हम इनमें से H+ को निकालते हैं, जैसे सपोज करते हैं अपन CH4 में से अगर H+ हम निकाल दें तो CH3 माइनस आएगा और ये H पॉजिटिव आएगा। अब CH3 माइनस क्या हो गया बच्चों, कॉन्जुगेट बेस हो गया ना। अब ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये क्या करेगा कि इस H+ को और जल्दी एक्सेप्ट करेगा। तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है वो ज़्यादा फेवर किसको करेगा, CH4 को ज़्यादा फेवर करेगा। यानी अनडिसोसिएटेड जो मॉलिक्यूल है उसे ज़्यादा फेवर करता है। तो जो इक्विलिब्रियम होगा हमारा, इक्विलिब्रियम क्या करेगा, मोर शिफ्टेड टूवर्ड्स CH4। तो इसलिए क्या होता है, CH4 सबसे लिस्ट एसिडिक होता है, जबकि HF के केसेस में अगर अपन बात करें तो HF में जैसे ही हम F- कॉन्जुगेट बेस बनाएं और ये H+, तो ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये क्या होता है बच्चों, वीकर होता है। यानी कि जो भी रिएक्शन होगी एसिड की, तो जब एसिड डिसोसिएट होता है तो स्ट्रॉन्गर जो होगा ना, स्ट्रॉन्गर एसिड जो होगा वो क्या बनाएगा, वीक बेस बनाता है। यानी स्ट्रॉन्गर किस में डिसोसिएट होना चाहिए, वीक में होना चाहिए। अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा तो एसिड हमारा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अगर कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है तो जो एसिड है, ठीक है ना, वो एसिड क्या होगा, वो वीक होगा। तो कोई भी रिएक्शन अगर एसिड हमारा स्ट्रॉन्गर है तो वो हमेशा क्या करेगा, कॉन्जुगेट बेस जो बनता है वो क्या बनेगा, वो वीक कॉन्जुगेट बेस बनाता है। तो फ्लोरीन जो होता है F- ये क्या होता है, एक वीकर बेस होता है। इसलिए जो ये इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम ज़्यादा शिफ्ट किधर रहेगा, प्रोडक्ट किस साइड ज़्यादा प्रेफर करेगा। तो HF इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन CH4।
तो इसी टाइप से NH3 और H2O के केसेस में भी हम यही बात करते हैं। तो हमारे पास दो पॉसिबल रीज़न है। एक रीज़न तो क्या हो गया कि इनका कॉन्जुगेट बेस कैसा बनता है, और एक रीज़न ये हो गया कि इनकी नेगेटिविटी कैसी होगी। तो ज़्यादा नेगेटिव एटम जो होता है वो क्या करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और फास्टली क्या करेगा, H जो प्रोटॉन है उसे डोनेट करेगा, इसलिए उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये हमने एग्जाम्पल ले लिया पीरियोडिक टेबल से कि when we move left to right the acidity gradually increased। अब अपन इसी में पीरियोडिक टेबल में सेकंड अगर पॉइंट अपन बात करें कि when we move up to down, when we move up to down the acidity increases, acidity increases it's due to, इसका रीजन क्या है, it's due to the atomic size, the atomic size increases। तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से इनका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीक होगा और स्टेबल होगा। तो वीक और स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनता है वो ज़्यादा क्या होगा, फेवर करेगा इक्विलिब्रियम को। ठीक है ना। तो इस केस में अगर अपन अप टू डाउन मूव करते हैं तो क्या होगा बच्चों, एसिडिटी बढ़ती है, लेकिन नेगेटिविटी क्या होगी, नेगेटिविटी यहाँ पे डिक्रीज होगी, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे नेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो यहाँ नेगेटिविटी का फैक्टर अप्लाई नहीं होता, डू नॉट अप्लाई। तो यहाँ नेगेटिविटी का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ जो होगा वो क्या होगा, उसका एटॉमिक साइज। जैसे एग्जांपल में अगर अपन बात करें HF, HCl, HBr और HI, तो हम फ्लोरीन से आयोडीन तक आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इनकी जो एसिडिटी है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो HI इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन HF, यानी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड जो होगा हेलोजन एसिड में, वो सबसे ज़्यादा कौन होगा, HI होगा। तो यहाँ एसिडिटी का जो ऑर्डर है वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा वो HI होगा। तो इसका रीज़न क्या है बच्चों, इसका रीज़न है कि जो I है, आयोडीन जो है वो क्या होगा, बिगर साइज का होगा, और बिगर साइज का जो आयोडीन है वो क्या करेगा, जल्दी डिसोशिएट होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस केस में अगर अपन देखें कि देखो HF है, इसे डिसोशिएट करते हैं तो F माइनस होगा और H प्लस होगा। ठीक है बच्चों। अब F माइनस जो है वो क्या है, स्मॉलर है साइज में, स्मॉलर इन साइज। तो जब स्मॉलर इन साइज होगा तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या होगा, स्मॉलर साइज में कॉन्सेंट्रेट रहेगा। द नेगेटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेट ओवर ए स्मॉल रीजन। तो जब स्मॉल रीजन पे ये कॉन्सेंट्रेट रहेगा तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो ये जो बेस बना है कॉन्जुगेट बेस, ये क्या होगा बच्चों, अनस्टेबल होगा। तो कोई भी रिएक्शन अगर प्रोडक्ट अनस्टेबल होता है या कोई आयन अनस्टेबल होता है तो वो रिएक्शन को कम फेवर करेगा और इक्विलिब्रियम ज़्यादा शिफ्ट किधर होगा, HF की तरफ। यदि हम यही केस HI के बारे में बात करें तो HI में देखो H प्लस होता है और I माइनस होगा। ठीक है। अब I माइनस क्या होता है, बिगर होता है साइज में, बिगर। अब बिगर साइज है तो जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज डिस्पर्ज मोर, यानी कि यहाँ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा डिस्पर्ज होगा क्योंकि साइज बड़ा है। देखो एक तो साइज है इतना सा, अब इतने से साइज में हमने नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्ज किया है। तो जब साइज छोटा है और वॉल्यूम कम है तो नेगेटिव चार्ज को हम ज़्यादा डिस्पर्स नहीं कर पाते, ज़्यादा फैला नहीं पाते। जब चार्ज ज़्यादा नहीं फैलेगा तो वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। लेकिन इन केस ऑफ आयोडीन, तो आयोडीन का साइज इतना बड़ा होता है और इतने बड़े साइज में अगर अपन माइनस चार्ज को फैलाएंगे तो वो पूरे ही बड़े रीजन पे फैल जाता है और इसकी एनर्जी डाउन हो जाती है और ये ज़्यादा स्टेबल आयन प्रोड्यूस करता है। तो HI के केस में साइज बिगर होने के कारण, ज़्यादा वॉल्यूम होने के कारण नेगेटिव चार्ज को हम ज़्यादा डिस्पर्स कर सकते हैं। तो यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, मोर डिस्पर्स है, मोर डिस्पर्स है। तो ज़्यादा डिस्पर्स होने के कारण ही यहाँ पे HI जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है, यहाँ पे क्या है, लेस डिस्पर्स है।
तो लेस डिस्पर्स होने के कारण लेस स्टेबल होगा। तो दैट्स वाई इन केस ऑफ द हैलोजन एसिड्स HI इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड एंड ऑलवेज प्रोटोनेट्स द ऑल कंपाउंड्स, यानी किसी भी कंपाउंड को HI क्या कर सकता है, प्रोटोनेट कर सकता है, बिकॉज HI इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो यहाँ हम अगर नोट लिखना चाहें, बहुत अच्छी बात है बच्चों, ये जो मैंने अभी आपको बताई है कि जो HI होता है, HI ऑलवेज प्रोटोनेट्स एनी मॉलिक्यूल, यानी किसी भी मॉलिक्यूल को हमेशा क्या करेगा, प्रोटोनेट्स करेगा, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, ओके, एंड गिव्स अ स्टेबल कॉन्जुगेट बेस आयोडीन माइनस। तो ये हमारा हो गया पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग एसिडिटी कैसे इंक्रीज होती है और कैसे डिक्रीज होती है। ठीक है बच्चों, अब अपन एक कंसेप्ट और यूज करते हैं एसिडिटी डिटरमाइन करने के लिए। तो ये तो पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग हमने बात कर ली। अब अपन बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग। तो अगला पॉइंट हमारा है कि एसिडिटी जो होती है, एसिडिटी इज प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ON। तो ऑक्सीडेशन नंबर जैसे जैसे बढ़ता है उसकी एसिडिटी भी क्या होती है, उसके साथ साथ बढ़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास है HClO, ठीक है, क्लोरस एसिड, एक हमारे पास है HClO2, एक है HClO3 और एक है HClO4। इसे कहते हैं परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। ठीक है बच्चों, ये है क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, और ये होता है हेलस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, और ये होता है हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। अब इन चारों कंपाउंड में, इन चारों एसिड्स में क्लोरीन के एसिड है, ऑक्सी एसिड है। क्लोरीन की क्या है बच्चों, ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन। तो ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन, इन क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन अगर अपन पता लगाना चाहें तो इस क्लोरीन में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इसमें यहाँ पे देखो अगर काउंट करें तो +3 है, यहाँ पे देखें तो 6 और ये हो गया +1 यानी कि +5, ये है +5, और इस Cl की जो स्टेट है वो है +7, यानी कि लगातार Cl पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जब लगातार ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती है तो एसिडिटी का जो रिलेशन हमने लिखा है अभी ऊपर कि एसिडिटी प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज होगा तो एसिडिटी भी क्या होगी बच्चों, सिंपल सी बात है, वो भी बढ़ने वाली है। तो इन चारों के केसेस में अगर अपन देखें कि सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होने वाला है, कि सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड जो होगा वो HCl4 होगा, और ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये एक ऑर्डर है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर बताता है एसिडिटी का। मेरी बात समझ में आ रही है। अब इसके साथ साथ हमने एक कंसेप्ट तो यूज कर लिया कि एसिडिटी प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, बट एक यहाँ पे थ्योरी हम और अप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड आउट द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज एसिड। ओके, तो एक बहुत ही कॉमन फिनोमिनन है जो हमने बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं और अच्छे से भी हमने पढ़ा है और मैंने पढ़ाया भी है। हमारे जो लास्ट वीडियो है उसमें फिनोमिनन का नाम है रेजोनेंस। क्या नाम है, रेजोनेंस। तो यदि कोई भी मॉलिक्यूल रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, कोई भी मॉलिक्यूल यदि उसमें रेजोनेंस हो रहा है और रेजोनेंस अगर होता है तो वो एक ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। अगर ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल अगर प्रोड्यूस करता है तो अल्टरनेटिवली क्या होगा, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इफ द कॉन्जुगेट बेस इज अ रेजोनेंस रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो हम बात करते हैं इफ द कॉन्जुगेट बेस is resonance stabilized, then the acid will be more acidic। तो एसिड क्या होगा बच्चों, मोर एसिडिक होगा। तो यही फिनोमिनन इस HClO4 के केस में अप्लाई होती है। देखो कैसे, इस HClO4 में आप देख रहे होंगे 4 ऑक्सीजन एटम है। अब इसमें एक जो हाइड्रोजन एटम है ये किसके साथ कंबाइन होता है,
किसके साथ बॉन्डेड होता है? ऑक्सीजन के साथ, जो ज़्यादा नेगेटिव एटम है। तो इन केस ऑफ HClO4 ये हमने OH बना दिया, ये 3 ऑक्सीजन हो गए जो डबल बॉन्डेड है, ये है हमारा HClO4। तो जैसे ही हम इस HClO4 को ट्रीट करते हैं वाटर के साथ, ये प्रोटॉन डोनेट करेगा और ये बना लेगा O-, ये आपके 3 ऑक्सीजन। अब ये जो बना है ये है हमारा कॉन्जुगेट बेस CB। अब देखो बच्चों, ये हमने जो कॉन्जुगेट बेस बनाया है प्लस H3O, ये हमारा क्या है? कॉन्जुगेट एसिड। और ये यहाँ पे बेस हो गया वाटर, और ये हमारा क्या हो गया? एसिड। अब इस कॉन्जुगेट बेस में देखो क्या हो रहा है? कॉन्जुगेशन हो रहा है, नेगेटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड, यानी कि रेजोनेंस हो रहा है। तो अब ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये क्या करेगा कि इस नेगेटिव चार्ज को एक जगह कॉन्सेंट्रेट ना रहकर इसको पूरे चारों ऑक्सीजन पे क्या करेगा? डिस्पर्स करेगा। यानी कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज विल डिस्पर्स over the each oxygen atom, okay, and this base is resonance stabilized, तो जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, ओके, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, तो रेजोनेंस प्रोपोर्शनल क्या होता है? एसिडिटी के। यानी कि जिसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कॉन्जुगेट बनता है, कॉन्जुगेट बेस बनता है, वो जो एसिड होगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो ये जो एसिड हमने लिखा है ये क्या है? स्ट्रॉन्गर एसिड है, बिकॉज यहाँ जो बेस बना है ये बेस क्या है? एक स्टेबल बेस है। और ये इसकी जो स्टेबिलिटी है वो किसके कारण आती है? व्हेन द नेगेटिव चार्ज disperse all over the oxygen atoms and decrease the energy of the molecule, okay, and the molecule will be more stabilized by the resonance phenomenon. That's why this acid is a more stronger than the other acid of Cl, oxy acid of Cl। तो इसके कारण हम देखो यहाँ पे इसका रेजोनेंस ड्रॉ करके देखेंगे कि ये चार्ज जो है वो कैसे डिस्पर्स हो रहा है। तो आपको पहले बात तो ये ध्यान में रखनी है बच्चों कि जिसमें भी रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, जिसमें नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होता है, वो ज्यादा स्टेबल होगा और उसकी एसिडिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे हमने ये जो लिया है इसको हम कहते हैं परक्लोरेट आयन, परक्लोरेट आयन। अब ये परक्लोरेट आयन जो है हमारा कॉन्जुगेट है और कॉन्जुगेशन के कारण ये स्टेबलाइज होगा। तो ये O-, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हमने लगा दिए। अब यहाँ पे रेजोनेंस फिनोमिनन होगी, ये यहाँ पे मूव करेगा, ये यहाँ मूव करेगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर यही हो जाएगी हमारी। तो रेजोनेंस आई होप आप सभी को आता ही होगा, क्योंकि इस फिनोमिनन को हमने बहुत बार पढ़ भी लिया है कि रेजोनेंस होता क्या है बच्चों। तो ये आना भी चाहिए आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई टॉपिक है हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, तो ये रेजोनेंस फिनोमिनन है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखो चारों मॉलिक्यूल पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो चुका है और ये इसे स्टेबलाइज करता है। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे। ये तो सारे क्या है? RS है। तो इनका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर अपन ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप से ड्रॉ करेंगे। ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है, ओके। और सब पे इक्वल चार्ज है, सारों पे एक माइनस का चार्ज है और इक्वल RS है। सारी RS क्या है? इसकी इक्वल RS है। तो इक्वल RS है, ये भी इसको सपोर्ट करती है, बिकॉज इक्वल RS जो होती है ज़्यादा स्टेबल होती है नॉर्मल RS से। तो इसीलिए ये हमारा जो HClO4 है सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है। बाकी जो एसिड है किसके? क्लोरीन के, जैसे HClO, HClO2, HClO3 और HClO4। तो जितना ज़्यादा डिस्पर्स होगा चार्ज उतना ही ज़्यादा स्टेबल आएगा। तो ये हमने सेकंड कॉन्सेप्ट की बात की जिसमें रेजोनेंस फिनोमेनन होती है। ठीक है बच्चों। अब देखो आगे, कार्बोक्सिलिक एसिड हमने बात की है, कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो ये तो आप जानते हो ना, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH होता है, ये एसिड होता है और ये भी, इसमें भी रेजोनेंस होता है और स्टेबलाइज होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कंसेप्ट होता है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। अब ये जो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट है, ये इसकी एसिडिटी को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट हमारा दो टाइप से होगा। एक तो ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं EDG, और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप EWG। दोनों ही ग्रुप का इस एसिड के एसिडिटिक जो स्ट्रेंथ होती है उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। यानी कि यदि इस COOH के साथ यहाँ जो हमने ग्रुप जोड़ा है वो अगर EWG है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है। इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग जो ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे और यहाँ पे जो H+ है वो उतना ही फास्टली क्या करेगा, यहाँ से डिसोशिएट होगा। तो द EWG ग्रुप इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ द एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो EWG जो होगा वो क्या करेगा बच्चों? इंक्रीज एसिडिटी, इंक्रीज एसिडिटी। इसी के अपोजिट अगर अपन बात करें EDG की, कि यदि हम इस COOH से EDG ग्रुप जोड़ दें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और H+ का जो रिमूविंग है वो उतना ही क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। यानी यहाँ जो H+ है वो उतना ही क्या करेगा, स्लोली यहाँ पे डीप्रोटोनेट होने वाला है। तो इसका डीप्रोटोनेशन अगर स्लो होगा, प्रोटॉन अगर स्लोली यहाँ से रिमूव होता है तो इसकी एसिडिक की जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। तो EDG ग्रुप जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, EDG जो ग्रुप है एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं, एसिडिटी को घटाते हैं। तो ये है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट ओवर द एसिडिटी ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो हमें तो यहाँ पे एग्जाम्पल करके ही देखना है, क्योंकि एग्जाम में हमारे क्वेश्चन में एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। ये तो कंसेप्ट था, बेसिक कंसेप्ट है जो हमें आना चाहिए, जिसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स को यूज करके इस कंसेप्ट को लगाकर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल अपन लेते हैं। सपोज कर लेते हैं हमारे पास है CH3COOH, ठीक है, इसे हम कहते हैं एसिटिक एसिड, ओके। और एक हमारे पास है HCOOH, दिस इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड, इसे हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं। अब इस दोनों केस में देखो स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा, तो जनरली हम कह सकते हैं कि फॉर्मिक एसिड है स्ट्रॉन्गर एसिड। ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, क्योंकि इसकी pK वैल्यू अगर देखें तो pK वैल्यू भी इसकी क्या होगी, डाउन होगी। जिसकी pK वैल्यू कम होती है ना वो क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जबकि इसकी pK वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा होगी। यानी कि यहाँ पे हम pKa वैल्यू देखें तो वो ज़्यादा होगी, जबकि इस फॉर्मिक एसिड में अगर pK वैल्यू देखें वो डाउन होगी, कम होगी। तो जिसके लिए pK वैल्यू डाउन होती है उसकी जो एसिडिटी होती है वो बच्चों क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो एक तो ये होता है प्रैक्टिकली अपन देखें तो वैल्यू pK वैल्यू देख के पता लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन डायरेक्ट भी इसको पता लगा सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा और कौन सा वीक एसिड होगा। वो कैसे, कि कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखो CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, और CH3 क्या होता है, +I होता है ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, यानी कि EDG होता है। तो जितने भी एल्किल ग्रुप होते हैं वो EDG होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। और यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, ना EDG है ना EWG है, तो H का कोई इफेक्ट नहीं होता है बच्चों, ध्यान रखना। H जो होगा कोई टाइप का इफेक्ट नहीं डालता है। तो यहाँ पे देखो EDG होने के कारण इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, इसकी जो एसिडिटी है वो क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए फॉर्मिक एसिड जो है वो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होने वाला है। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं FCH2COOH, ठीक है, और एक हमने ले लिया F2CH&COOH। एक एग्जाम्पल ले लिया F3COOH, ठीक है, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। इसका नाम क्या है बच्चों, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड, सबसे ज़्यादा एसिड जो स्ट्रॉन्ग होता है ये होता है। इसका रीज़न देखो बच्चों, सीधा सिंपल सा है कि यहाँ जो हमने ग्रुप जोड़ा है F, ये हमने सब्स्टिट्यूट जोड़ा है इस पे, और F की नंबर लगातार आपको दिख रही होगी बढ़ रही है, ठीक है। सेमी कार्बन पे लगातार F के नंबर बढ़ा रहे हैं। अब जो हैलोजेंस होते हैं, जो F होते हैं, ज़्यादा नेगेटिव एटम होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। जो ज़्यादा नेगेटिव एटम होते हैं वो बच्चों क्या होते हैं, EWG होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग होते हैं। तो अब ये क्या करेंगे, लगातार इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे।
इलेक्ट्रॉन को यहाँ से पुल करेंगे अपनी तरफ। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुल होंगे तो COOH की एसिडिटी क्या होती है, उतनी ज़्यादा होती है। यानी कि नंबर ऑफ EWG ग्रुप प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, ये इसके एसिडिटी के प्रोपोर्शनल है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होने वाला है, जो लास्ट वाला एग्जांपल हमने किया है, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड सबसे ज़्यादा, बिकॉज यहाँ पर विड्रोविंग ग्रुप ज़्यादा लगते हैं। तो जितना ज़्यादा विड्रोविंग ग्रुप होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होने वाला है। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? तो इसी टाइप से अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। COOH एंड CH3COOH, ये तो है एसिटिक एसिड और ये है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, इन दोनों में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा बच्चों? इन दोनों में स्ट्रॉन्गर एसिड होगा एसिटिक एसिड, इन दोनों में स्ट्रॉन्गर होगा ये बेंजोइक एसिड। इसका रीज़न क्या होता है? देखो, इसका रीज़न ये है कि पहले बात ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, यानी इसमें रेजोनेंस बनेगा, बिकॉज बेंजीन है, बेंजीन में पाई बॉन्ड होंगे, तो बेंजीन के पाई बॉन्ड्स जो है वो इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है। तो जिसमें रेजोनेंस होगा वो मैंने पहले बताया था, उसका कॉन्जुगेट ज़्यादा स्टेबल होगा, और जिसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिटी क्या होगी, हाई होगी। जबकि यहाँ पे हमने जो ग्रुप जोड़ा है वो कौन सा जोड़ा है, EDG ग्रुप जोड़ा है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इसकी एसिडिटी को क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज करेगा। तो इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड, तो दोनों में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा बच्चों, बेंजोइक एसिड होगा। और यदि हम इसमें ये एग्जांपल डाल दें HCOOH फॉर्मिक एसिड, तो अब इन तीनों में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा, तो इन तीनों में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा, HCOOH। बिकॉज देखो बेंजीन का भी यहाँ पर एक थोड़ा सा प्लस सा इफेक्ट पड़ जाता है, क्योंकि बेंजीन से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो जब बेंजीन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर जो प्रोटॉन के देने की जो एबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। जबकि यहाँ पे देखो कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, जिसके कारण इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और या फिर जो प्रोटॉन है उसको क्या करेगा, स्लोली डोनेट करेगा। तो यहाँ ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं लगता। तो फॉर्मिक एसिड इन दोनों में से क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये थे हमारे कुछ एसिड्स, और एसिड्स को कैसे हम रिलेटिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट हमने देखे थे। तो इन्हीं कंसेप्ट को हम अप्लाई करके बहुत सारे और भी बहुत एग्जांपल हो सकते हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जिनकी एसिडिटी को अपन डायरेक्ट अगर कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं तो कुछ कंसेप्ट को लगाकर हम उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट अपन बात करेंगे बेसिसिटी की, और बेसिसिटी कैसे चेंज होगी व्हेन वी अप्लाई दीज कंसेप्ट ऑन द बेसिस। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में अपन बेसिसिटी की बात करेंगे।